हेलो फ्रेंड, फर्स्ट स्टडी एनालिसिस में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ, जो हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास, जो हमने इस बिंदु को बिहार तथ्य सार से जो उठाए हैं और समसामयिक घटना चक्र भी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के कई ऐसे शासक थे, उनको देखे थे। इसके बाद हम लोग जो है सो मौर्य वंश में प्रवेश किए थे और मौर्य वंश का जो है सो एक महान सम्राट अशोक को हम लोग देख रहे थे, जिसका शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व तक था। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में वो जो है सो राज्याभिषेक हुआ था। उसका राज्याभिषेक से पूर्व वह जो है सो उज्जैन का राज्यपाल था। वहीं अगर देखा जाए तो 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के जो है 90 वर्ष जो है सो वो जो है कलिंग जीता था। कलिंग विजय के नाम से भी जाना जाता है उन्हें। तो आज हम लोग उससे आगे जो हम लोग का है, जो अशोक के जो अभिलेख हैं और अशोक के जो बृहद अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, जो लघु स्तंभ लेख हैं, उन लोग को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, जो पाकिस्तान के है, पाकिस्तान में पड़ता है, वो अभिलेख जो है सो खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। मैंने कुछ पॉइंटों को, कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। इसके बाद है हम लोग का तक्षशिला से अरामयिक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुणा से यूनानी तथा अरामयिक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख जो है सो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख जो है सो प्राप्त हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अशोक के अभिलेख जो है सो अभी तक कुल कितने जो है सो अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो 40 है। इसके बाद अशोक के एक जो है सो बृहद शिलालेख है। तो बृहद शिलालेख में जो है सो कह सकते हैं कि धौली, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जौगढ़, ये सब जो है सो एक उनका जो है बृहद शिलालेख है। तो उसको हम जो है सो क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो ये हमारा पहला है धौली। यह जो है सो उड़ीसा के जो है सो पुरी जिले में स्थित है। तो यहाँ से जो है सो टू द पॉइंट एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि धौली जो है सो कौन सी राज्य में स्थित है, जो अशोक के बृहद शिलालेख है। तो उड़ीसा के जो है सो पुरी जिले में स्थित है। इसके बाद शाहबाजगढ़ी है, यह पाकिस्तान के जो है सो पेशावर में स्थित है। फिर जो है सो मानसेहरा, यह पाकिस्तान के हाजारा जिले में जो है सो स्थित है। इसके बाद कालसी, कालसी को देखते हैं तो यह वर्तमान जो है सो उत्तराखंड देहरादून राज्य में स्थित है। फिर जौगढ़, यह जो है सो उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। फिर देखते हैं तो सोपड़ा, यह जो है सो महाराष्ट्र के जो है सो थाने जिले में स्थित है सोपड़ा। फिर जो है सो एरागुडी, यह जो है सो आंध्र प्रदेश के कुर्नल जिले में स्थित है। फिर गिरनार है, यह जो है सो गुजरात के कठियावाड़ा में जूनागढ़ के पास जो है सो स्थित है। तो ये गिरनार को जो है सो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है सो गुजरात के कठियावाड़ में जूनागढ़ के पास जो है सो स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अशोक के जो है सो लघु शिलालेख हैं। तो ब्रह्मगिरी, यह जो है सो कैमूर के जो है सो चितलदुर्ग में स्थित है। चितलदुर्ग में स्थित है ब्रह्मगिरी। इसके बाद सिद्धपुर है, यह जो है सो ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जहाँ ब्रह्मगिरी है चितलदुर्ग में, वहीं से जो है 1 मील उत्तर पूर्व में जो है सो स्थित है सिद्धपुर। इसके बाद जतिंग रामेश्वर, यह जो है सो ब्रह्मगिरी से 3 मील जो है सो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके बाद है अहरौरा, यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। इससे आगे हमारा कि सारोमारो, यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। इसके बाद नेत्तूर, यह जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। इसके बाद रूपनाथ, यह जो है सो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद गुर्जरा, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसके बाद हमारा है भाबरू, यह जो है राजस्थान के जयपुर जिले में जो है सो स्थित है। हालांकि राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है और एक जयपुर जो है सो एक अपने जिला के क्षेत्र से भी जाना जाता है।
तो खैर राजस्थान की बात है। इसके बाद मास्की, यह जो है सो रायचूर जिले में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा था। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उस देशों का नाम जो है लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है कि दक्षिण सीमा पर स्थित जो है राज चोल, पांड्य और सतीपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी जो है सो बताए गए हैं। इसके बाद अशोक की जो है लघु स्तंभ लेख के उसको देखेंगे कि सम्राट अशोक की जो है राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें जो है लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित है, तो उसको आगे देखेंगे तो देखिए सम्राट अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें ही लघु स्तंभ लेख जो है सो कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लघु स्तंभ लेख में एक है सांची, जो मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में है। तो यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फिर सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। इसके बाद रुमिनदेई, ये जो है नेपाल के जो है तराई में है, तो इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद कौसम्बी जो है प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाते थे, उन्हीं के निकट है। इसके बाद निगली सागर, जो नेपाल के तराई में है। इससे आगे हम देखेंगे कि वैशाली जो है सो सिंह शीर्ष केवल शेर जो है सो लेखर हित बिहार में स्थित है। अशोक के गुहालेख, तो अशोक के जो गुहालेख महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि दक्षिण बिहार के जो है गया जिले में स्थित जो है बराबर नामक 3 जो है गुफाओं की दीवारों पर अशोक की जो है उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा कि गया जिले में जो स्थित जो है बराबर नामक जो है 3 गुफाओं की दीवारों पर जो है अशोक के उत्कीर्ण लेख जो है सो प्राप्त हुए हैं। कहाँ तक गया जिले में। तो इन सभी की भाषा जो है प्राकृति एवं ब्राह्मी लिपि है। केवल जो है 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मी न होकर जो है खरोष्टी में लिखी गई है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर जो है लिखी जाती है। इससे आगे हमारा कि तक्षशिला से जो है अरामैक लिपि में लिखा एक भग्न जो है अभिलेख जो कंधार के पास जो है सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामैक जो है द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है कि अशोक के स्तंभ लेख, जो अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है उसको देखेंगे कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल जो है 7 थी। कितनी थी? तो 7, जो 6 जो है भिन्न स्थानों में आपाषाण स्तंभों तक उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों का नाम है पहला है हमारा कि कौशंबी स्तंभ लेख, जो इलाहाबाद के जो है अकबर द्वारा जो है सो लाया गया था। इसके बाद है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख जो है सो प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जो है पाया गया था। यह जो है मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। तो इसको याद रखिएगा कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है जो उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले में जो है पाया गया था और मध्यकालीन जो है सुल्तान कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था। इस पर जो है अशोक के 7 अभिलेख जो है सो उत्कीर्ण है। इसके बाद दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह स्तंभ जो है लेख भी पहले जो है मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा जो है दिल्ली लाया गया। इसके बाद है लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ये जो है स्तंभ लेख बिहार राज्य के जो है चंपारण जिले में है। लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख जो चंपारण में है, और ये जो है चंपारण सभी जानते हैं कि बिहार में राज्य में स्थित है। फिर जो है प्रांतीय प्रशासन था। अशोक के शासनकाल में जो प्रांतीय प्रशासन था वो कैसा था उसको देखेंगे हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को जो है 4 प्रांतों में विभाजित जो है किए, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन
सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था और सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या जो है सो 5 हो गई थी। हालांकि कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे अशोक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है सो राज्य को जो 4 प्रांतों में विभाजित किया था और जिन्हें जो है चक्र के नाम से जाना जाता था। इन प्रांतों के शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा जो है संचालित होता था। तो सम्राट अशोक के काल में जो है प्रांतों की संख्या जो है सो 5 हो गई थी। इससे आगे हम लोग देखते हैं, तो वो जो 5 प्रांत अशोक का था वही 5 प्रांत जो है यहाँ दिया गया है कि एक है प्राची जो मध्य प्रदेश में है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और कलिंग, यही जो है 5 गो प्रांत जो है अशोक के काल में थे, शासन काल में थे। इसकी राजधानी, तो प्राची की राजधानी जो है पाटलिपुत्र था। फिर जो है उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला थी और जो है दक्षिणापथ की राजधानी जो है सुवर्णगिरी था। फिर अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी थी और कलिंग की राजधानी जो है तोसला। तो यही एक अशोक का जो है 5 प्रांत था जिसकी राजधानी जो है इस प्रकार है। फिर से आगे देखेंगे प्रांतों जिन्हें चक्रों कहा जाता है, प्रशासन जो है कुमारा मात्य या कुमार या आर्यपुत नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। जो प्रांतों था जिनको जो है चक्र के नाम से भी जाना जाता था, उसका प्रशासन जो है कुमारा मात्य या कुमार या आर्यपुत नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। इसके बाद जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो है सो स्थानिक था। गोप जो है सो इस गांवों का प्रशासक था। इसके बाद हम लोग देखें नगर प्रशासन कैसा था अशोक के शासनकाल में। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। तो 6 समिति कौन कौन है देखेंगे हम लोग। प्रथम समिति जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना था उसका। फिर द्वितीय समिति जो विदेशियों की जो है देखरेख करना था। फिर तृतीय समिति थी जो जनगणना के काम करते थे। और चतुर्थ समिति जो व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करते थे। फिर पंचम समिति है जो विक्रय की व्यवस्था करता था और एक निरीक्षण भी करता था। फिर षष्ठम यानी कि छठा जो है समिति जो बिक्री कर व्यवस्था को नियंत्रण करता था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे जो है रक्षित जो है सो कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोय जो जिलाधिकारी था, एंटीनोमोय जो नगर आयुक्त था। यानी कि एग्रोनोमोय जो है सो जिला अधिकारी और एंटीनोमोय जो है नगर आयुक्त था उस समय का। इसके बाद सैन्य व्यवस्था देखेंगे अशोक के शासनकाल में। तो सैन्य व्यवस्था जो है 6 समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की जो है व्यवस्था थी। इसके बाद है सैनिक जो है सो प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी जो है सो अंतपाल कहलाता था। यह जो है सो सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित जो है सो अजय सैनिक थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अशोक के जो है सो परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गया थे लगभग। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी जो है शासन संचालित करते थे। अशोक की मृत्यु जो है लगभग 232 ईसा पूर्व में हो जाने के बाद फिर जो है सो कहा जाता है कि निर्बल उत्तराधिकारी द्वारा जो है शासन का जो है संचालित किया गया था। तो अशोक के उत्तराधिकारियों को हम देखेंगे कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भागों में जो है सो बट गया। तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाने के बाद जो है सो जो मगध की सम्राट थे, जो मगध का या मौर्य साम्राज्य कह सकते हैं, जो पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में जो है सो बट गया। तो पश्चिमी भाग पर जो है सो कुणाल शासन करता था जबकि पूर्वी पर संप्रति का शासन था। लेकिन
180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज था। फिर देखेंगे तो अंतिम अगर मौर्य सम्राट को देखा जाए तो वो बृहदर्थ था, और बृहदत्त की हत्या जो है सो उसके सेनापति जो है सो पुष्यमित्र ने कर दी, और इससे मौर्य साम्राज्य की समाप्त हो गई। तो हम लोग देखे थे कि एक मौर्य साम्राज्य जो एक इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य थे, उसका भी जो है सो पतन हो गया, और अशोक की मृत्यु हो जाने के बाद जो है सो कहा गया है कि जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो जो है सो निर्बल थे, और अशोक की मृत्यु के बाद जो है सो मगध को जो है सो दो भागों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी में। और इसी तरह से जो है सो इसका अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था, जिनकी हत्या जो है सो उसी की सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी, और मौर्य साम्राज्य को जो है सो समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पुष्यमित्र द्वारा जो है सो शुंग वंश की जो है सो स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ पे कि मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसका सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग जो है 184 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी, उसकी जो उपाधि जो थी, जो सेनानी थी, उसने यवन आक्रमण को जो है विफल किया, और पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध जो है यज्ञ किए, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। तो पुष्यमित्र से प्रश्न उठता है कि और बनता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध जो है सो यज्ञ किए थे, उसके पुरोहित कौन थे? तो वो एक जो है पतंजलि थे। फिर उसके बाद उसका पुत्र जो है सो अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और जो है मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकांगिनी मित्रम नामक जो है नाटक की रचना की। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक था। तो पुष्यमित्र के द्वारा जो है जो शुंग वंश की स्थापना की गई थी, और देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक था। और उसके भी जो है सो कह सकते हैं कि शुंग वंश समाप्त हो गए। इसके बाद जो है कर्ण वंश जो है प्रारंभ होता है। तो देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उनकी हत्या कर कर्ण वंश की जो है सो नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का जो है आखिरी जो है सो शासक था। इसके बाद कुषाण वंश आया। तो कनिष्ठ के पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को जो है सो अपने साथ जो है सो ले गया। फिर देखेंगे कि कुषाण कालीन नागा अर्जुन जो नालंदा के एक प्रसिद्ध जो है सो रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जो है सो बीकर का आविष्कार नागा अर्जुन ने किया था। फिर देखेंगे कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन जो है सो रहा। इसके बाद हम लोग का जो है सो गुप्त वंश। तो समुद्रगुप्त का जो है सो प्रयाग प्रशस्ति जो है सो कुमार गुप्त का जो है सो बिलसंड स्तंभ लेख तथा स्कंद गुप्त का जो है सो भित्री स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्ष जो है इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज जो है थी। इसका उत्तराधिकारी जो है सो घटोत्कच था। तो देखेंगे हम लोग कि समुद्रगुप्त का जो है सो प्रशस्ति जो है सो कुमार गुप्त का जो है सो बिलसंड स्तंभ लेख से जो है सो प्राप्त होता है, और स्कंद गुप्त का जो है सो भित्री स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी, और इसका उत्तराधिकारी जो है सो घटोत्कच था। फिर देखिए आगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है सो पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न जो है सो पूछा जाता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है सो पहला शासक मतलब कौन ऐसा शासक था जो महाराजाधिराज की जो है सो उपाधि धारण किया था? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है सो विवाह किया था, और अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर जो है इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। इसके बाद हम लोग का कि संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में जो है सो शामिल था। किसके? तो गुप्त वंश के जो थे उन्हीं में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त को देखेंगे। तो अभिलेखों और सिक्कों पर इसे जो है सो पराक्रमक क्रमांक जो है सो अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम और सर्वराजोच्छता आदि जो है सो उपाधियाँ जो है सो प्रदान की गई है। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है।
उत्तरापद के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को जो है सो विजित किया है और दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को जो है सो विजित किया है। तो समुद्रगुप्त जो है सो इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें जो है सो भारत का नेपोलियन कहा है और समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में जो है 9 राजाओं को पराजित किया है, जबकि दक्षिण पथ में जो है 12 राजाओं को जो है सो पराजित किया है। इसके बाद दक्षिणापथ अभियान में जो है विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति जो है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की जो है सो प्रशस्ति उसके जो है सो संधि विग्राहिक एवं राजकवि जो है हरिसेन ने लिखा है। इसके बाद हमारा है रामगुप्त। रामगुप्त जो है इसकी ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध है, यानी कि छोटा इतिहास है, इससे जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे जो है देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि जो है नामों उपाध्याय से जो है भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेरनागा से जो है विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंध के पार जो है बहलीको और जो है पूर्व में वंश शासकों पर जो है विजय का वर्णन है। चंद्र का पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपने पुत्री प्रभावती का विवाह जो है बाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसके बाद चीनी यात्री फहान ने इसके शासनकाल में ही भारत की यात्रा की। वह जो है लगभग 14 वर्ष भारत में रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए इसको कि चीनी यात्री एक फहान है जिसने जो है सो भारत की यात्रा की थी। वह लगभग जो है 14 वर्ष भारत में रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न जो है सो विराजते थे, जिसमें कालिदास, धनवंतरी और छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट और जो है सो घटकर पर बरामहीर, बरुरुचि जैसे विद्वान जो है आदि जो है शामिल थे। इसके बाद हमारा है कि कुमारगुप्त प्रथम। तो मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। इसके बाद देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो इसी के काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है सो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की जो है सो उपाधि धारण की थी। इसके बाद हमारा है कि स्कंदगुप्त। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छो हुनों के आक्रमण में विफल कर दिया था। इसके बाद है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित का जो है सो पूर्णोद्वार जो है करवाया था। इसके बाद कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि जो है सो सक्रादित्य थी। उसने चीन में जो है अपना राजदूत भेजा था। इसके बाद है गुप्त काल का उत्तराधार। तो चीनी यात्री जो है सो सुंगयुन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। तो हेनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक 16 वर्ष यानी कह सकते हैं कि भारत में जो है सो रहा था हेनसांग। इसके बाद हेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त जो बलादित्य ने मिहिर कुल हुन को जो है सो पराजित किया था। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद जो है सो पुरुगुप्त जो कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त, नरसिंह गुप्त, बालदित्य, बैनगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। फिर विष्णुगुप्त जो है सो गुप्त वंश की जहाँ से अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था, तो विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद जो है सो पाल वंश आते हैं और पाल वंश का संस्थापक जो है सो गोपाल होता है, जो 750 से लेकर 770 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है को माना ही जाता है। इसके बाद बिहार जो है सो उसके राज में शामिल था।
गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की। इसके बाद यह जो है सो महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर जो है सो पंचानन नदी के किनारे जो है सो स्थित था। इसके बाद धर्मपाल जो 770 से लेकर 800 जो है सो 80 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल था। इसी के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर जो है राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को जो है पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को जो है पराजित कर अपने जो है समर्थक चक्रायुध को जो है कनौज के सिंहासन पर जो है बैठाया था। तो ध्रुव के जो है दक्षिण लौटने के क्रम में ही धर्मपाल ने कनौज पर जो है आक्रमण कर जो है इंद्रायुध को जो है परास्त किया था और उसके समर्थक जो था चक्रायुध को जो है कनौज के सिंहासन पर बैठा दिया था। इससे आगे हम लोग के धर्मपाल के समय ही जो प्रतिहार शासक जो नागभट्ट द्वितीय था, जो वत्सराज का पुत्र था, उन्होंने ही जो है मुंगेर तक जो है क्षेत्र जो है कुछ समय के लिए जो है विजित कर लिया था। इसके बाद धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। इसके बाद विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर में जो है मतलब लगभग जो है 50 किलोमीटर जो है पूर्वी में जो है अंतिचक गांव में स्थित है। अंतिचक जो है एक गांव है, वहाँ जो है स्थित है। इसके बाद सोमपुरा महाविहार जो बांग्लादेश के जो है कह सकते हैं कि नवगांव जिला में पहाड़पुर गांव में निर्माण किया गया है, जो धर्मपाल ने जो है करवाया था। वर्तमान में यह जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो रोमपुरा महाविहार। तो धर्मपाल की अभिलेखों में जो है परम सौगात जो है कहा गया है कि गुजराती कवि जो है सोडल ने इसे जो है उत्तरापथ स्वामी जो है कहा है। इसके बाद हम लोग जो है एक शासक है जो देवपाल है, तो हम लोग देवपाल को देखते हैं। तो देवपाल का शासनकाल जो है 810 से लेकर 850 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी जो है बनाया था। इसने जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया है के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में जो है बिहार बनाने हेतु 5 गांव जो है प्रदान किए थे। इसके बाद महिपाल प्रथम, इसे जो है पाल वंश का जो है पूर्ण स्थापना का श्रेय जो है दिया जाता है महिपाल प्रथम को। इसी वंश के समय राजेंद्र चोल ने जो है आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर ने के नेतृत्व में जो है इसने तिब्बत में जो है एक दूत मंडल भेजा था। इसके बाद जो है रामपाल आया। तो रामपाल जो है रामपाल इस वर्ष का जो है अंतिम शासक जो है माना जाता है। इसी समय जो है कैवर्त विद्रोह जो है हुआ था रामपाल के ही शासनकाल में। फिर जो है कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश में देखेंगे कि इस वंश का संस्थापक जो है नानी देव था। इसके बाद जो है गंगदेव और फिर जो है उसका पुत्र जो है नरसिंह देव जो है शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर जो है आक्रमण किया तथा नालंदा विक्रमशिला जैसे महाविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया। तो ये बख्तियार खिलजी को भी आप लोग याद रखिएगा कि बख्तियार खिलजी ही था जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो है विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा जो है आज प्राचीन इतिहास का जो पार्ट 2 था वो समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद आप सभी को। इससे आगे जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। धन्यवाद।